दोस्तों ये ना मेरा 25वां बर्थडे था और इस बर्थडे को मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग बनाना चाहती थी। तो इसके लिए मैंने चुना बूंदी फोर्ट विजिट करना, क्योंकि बूंदी के तारागढ़ फोर्ट की तारीफ मैं बहुत बार सुन चुकी थी प्रणव के द्वारा। प्रणव की स्टडी एक्चुअली कोटा से हुई है और कोटा से बूंदी सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। बूंदी आने के लिए मैं कोटा तक आई ट्रेन से और फिर कोटा से बूंदी का ट्रेन लिया और फिर बाइक से मैं अपने रेंटेड रूम पे आ गई, क्योंकि प्रणव के दोस्त भी बूंदी से है और वहाँ पे उन्होंने बाइक ले लिया था उससे। अब मैं रूम में आराम से फ्रेश होकर रेडी होके जाऊँगी बूंदी फोर्ट घूमने। नाउ आई गॉट रेडी फॉर विजिट और रास्ते में मैं बूंदी फोर्ट के लिए आगे बढ़ती हूँ और महसूस करती हूँ बूंदी की हवा को, और मुझे रास्ते में बूंदी शहर भी देखने को मिलता है। और अब मैं एंट्री कर चुकी हूँ बूंदी के गढ़ पैलेस में और यहाँ पे सामने में बहुत ही खूबसूरत सा झील दिखता है और दिखते हैं कुछ कबूतर, जो मुझे देख के थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाते हैं। बट मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि बाइक चला रहे मेरे पति को मेरी और इन कबूतरों की मासूम सी फीलिंग समझ में नहीं आती और वो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ के मुझे दिखता है ये मासूम सा शानदार खूबसूरत झील का नज़ारा, जिसको देख के मेरा मन शांत हो जाता है और मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ बूंदी फोर्ट को विज़िट करने के लिए। थोड़ी सी आगे बढ़ने पे मुझे ये पार्क दिखाई देती हैं, जो इन पहाड़ और झील के बीच काफ़ी खूबसूरत लगती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम आ चुके हैं इन गलियों में और इन गलियों को पार करके हम पहुंचेंगे फोर्ट के मेन गेट तक। और ये गलियों में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर गेट दिखने को मिल रहा है, जो हमें थोड़ी थोड़ी फीलिंग दिला रहा है फोर्ट की। और अब हम पहुंच चुके हैं फोर्ट के गेट तक और ये सामने में हमें मिलता है टिकट और यहाँ राजमहल की विशेषताएं बताई गई है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। हम टिकट ले चुके हैं और टिकट लेके हमें आगे बढ़ना है। ये टिकट वाले भैया बता रहे हैं कि हमें इस 3 चीज़ों को घूमना है और इस टिकट की प्राइस है 100 रुपये प्रति व्यक्ति। जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं हमें इस बोर्ड पे फोर्ट के अंदर का मुख्य आकर्षण का केंद्र लिखा मिलता है, जो हमें विजिट करना है। और ये है स्टार्टिंग पॉइंट फोर्ट का, तो चलिए देखते हैं आगे। इस फोर्ट की ऊंचाई 500 मीटर है और इस किले का निर्माण राजा राव देव ने 1341 ईस्वी में कराया था। ऐसा माना जाता है कि ये भारत का पहला हिल फोर्ट है। इस किले ने राजपूत, मुस्लिम और मराठा सहित ब्रिटिश शासकों का भी शासनकाल देखा है। बात करें इस किले की स्थापत्य कला की, तो यहाँ पे हमें राजपूत शैली में बने झरोखे, पिलर और गुंबद देखने को मिलता है। किले के अंदर झूला चौक, सिंहासन और फूल महल, चित्रशाला इत्यादि बने हुए हैं, जो हिंदू स्थापत्य कला के बेजोड़ उदाहरण हैं। इस किले में 3 मेन गेट है और हम लोग यहाँ हथिया पोल से एंट्री करते हैं। ये आप देख रहे होंगे हाथी की सूंड दिखाई दे रही हैं, ये मेन एंट्री पॉइंट है हथिया पोल और हम लोग किले में एंट्री कर चुके हैं। किला में एंट्री करते ही हमें दिखाई देता है ये राजा का सिंहासन, जो उस समय दरबार के रूप में यूज किया जाता था। राजा उस सिंहासन पे बैठते थे और वहीं से फैसले लेते थे, बाकी नीचे आमजन बैठे होते थे। लेफ़्ट साइड में हमें एक मंदिर भी दिखाई देता है, जिसको हम विजिट करते हैं और हम अंदर नहीं जा पाते क्योंकि ये बंद होता है। उसके बाद हम ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं। इन सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर की तरफ प्रस्थान करते हैं और ऊपर हमें देखने को मिलेगा रतन दौलत, झूला चौक, छत महल, फूल महल और बादल महल। हम ऊपर जाकर सिंहासन को भी करीब से देख पाएंगे, जो हमने सामने की तरफ से देखा है। महल के बहुत सारे एरिया में नो एंट्री का बोर्ड लगा है, जहां जाना मना है। खैर मैं आगे बढ़ जाती हूँ और इन दरवाज़ों की खूबसूरती को समझने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा अच्छा फील करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने पे मुझे दिखाई देता है ये सेम टाइप ऑफ दरवाजे, जो कि लॉक है, जहाँ बजाना मना है। तो हमें बाहर का ये नज़ारा देख के ही संतोष करना पड़ता और फिर हम चल पड़ते हैं महल के बाकी के पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
और जैसे ही हम इधर आते हैं हमें ये दिखाई देता है खूबसूरत सा आंगन और इसके साथ बनी हुई ये जालीदार खिड़कियाँ, जिससे पूरा व्यू बहुत ही साफ दिखता है। और ये बीच में पानी की फव्वारे बने हुए हैं जो शायद वाटर सोयर की तरह यूज़ किया जाता होगा उस समय, और ये इस जगह की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते होंगे। आप इधर साइड देख सकते हो इन महलों को। इन दीवालों पे हाथियों का बना हुआ ये नक्काशी हिंदू स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जो काफ़ी शानदार लग रहा है। और इसे हम छत्तर महल कहते हैं। और इस टाइप का सामने भी बना हुआ है जिससे आप सामने का व्यू पॉइंट देख सकते हैं। एक्चुअली वो अभी बैन है और उसमें जाना मना है, क्योंकि दीवार जो है वो काफ़ी पुरानी है और वो टूट सकती है। इसके कारण महल का काफ़ी सारा पार्ट जो है वो बैन है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं। बट ये वाला जो पार्ट है जो हम देख रहे थे जालीदार खिड़कियों से, वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और जिस झील को देखते हुए हम एंट्री किए हैं वो यहाँ से और भी ज़्यादा शानदार लगता है। और इसको देख के हम अपने टिकट के एक और पार्ट को कवर कर चुके हैं जो सामने हमने बोर्ड पे देखा था। यही है वो व्यू पॉइंट। और ये है छत्तर महल, जिसमें काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है और शीशे लगाए गए हैं। बट इसके आगे जाना बैन है, बट फिर भी मैं गई ताकि आप लोग को दिखा सकूं इसके अंदर क्या है। इसे छत महल कहते हैं और इसके अंदर जाने पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। बट प्रणव के सपोर्ट से मैं अंदर जाती हूँ। यहाँ से कुछ पिक्स निकालने की कोशिश करते हैं और फिर हम बाहर आ जाते हैं। और मैं ये थोड़ा घूमर कर लेती हूँ यहाँ पे। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फी क्लिक करवाने के बाद मैं फिर आगे बढ़ जाती हूँ और एक बार फिर से इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। ये हम छत पे आ चुके हैं जिसे छत्तर महल बोलते हैं और यहाँ से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बाद फूल महल और बादल महल को देखने जाएंगे, जहाँ पे एक भाई साहब बहुत ही सुरीली आवाज़ में खूबसूरत सा गीत गा रहे थे। आप भी सुनिए। ऐसे व्यू पॉइंट पे आने के बाद ऐसे गीत गाने को ही मन करता है, बट हमारा तो आवाज़ ही अच्छा नहीं है। तो हम लोग सेल्फी क्लिक करके संतोष कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं फूल महल और बादल महल को देखने के लिए। तो हम लोग प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पे फूल महल और बादल महल पे। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमें दिखाई देता है ये ग्राउंड एंड ये नो एंट्री का बोर्ड और सामने खूबसूरत सा महल जिसे फूल महल बोलते हैं। और ये हम बादल महल में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पे भी सामने से वही नज़ारा दिखाई देता है। और हम अब आ चुके हैं झूला चौक पे और ये है झूला चौक जिसकी बहुत सारी बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में और जो कभी भी टूट सकती है, इसलिए यहाँ पे अंदर जाना मना है। बस हम बाहर से ही इसे देख सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हालांकि ये अभी अपने पुराने वाली स्थिति में नहीं है, फिर भी खूबसूरत दिख रहा था। और अब हम ये फूल महल में आ चुके हैं और इसमें भी काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशी की गई है और वही शीशे के साथ इसे शीश महल टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, जो काफ़ी राजपूत आर्किटेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और हमें अभी इस फूल महल, बादल महल, झूला चौक, रतन दौलत और सिंहासन और हाथी पोल देखने के बाद हमें जाना है चित्रशाला देखने और उसके बाद हम जाएंगे तारागढ़ पैलेस देखने, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है और जिसे पहले बैन कर रखा था गवर्नमेंट ने, जहां जाना मना था क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा जंगल वाली थी और पथरीले थी। लेकिन अब वो वहाँ जाना अलाउ हो चुका है। हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं और इधर से रास्ता है तारागढ़ पैलेस जाने का। बट इसके रास्ते में ही हमें देखने को मिलेगा चित्रशाला, जिसे देखने के लिए हम जा रहे हैं। उसके बाद हम तारागढ़ पैलेस की तरफ चढ़ाई करेंगे। चित्रशाला में एंट्री करते ही हमें दिखाई देता है ये खूबसूरत सा गार्डन और इस गार्डन के बीचों बीच हमें दिखाई देता है ये बाथटब और यहाँ से हमें पूरी शहर दिखाई देती है, जो काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ पे। और फिर हमें ये दिखाई देता है ये डिस्क्रिप्शन बोर्ड जिसमें चित्रशाला के बारे में बताया गया है, जिसे मैं ध्यान से पढ़ती हूँ।
उसके बाद हम थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाते हैं इस बाथटब को देखने के लिए, क्योंकि ये ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था जिसमें राजा ऐसे सिंहासन पे बैठे होते थे और इन सीढ़ियों के माध्यम से उनके दास उन्हें पानी से नहला रहे होते हैं, दूध, इत्र, गुलाब जल इत्यादि से। तो मैं इसे पास से जाके एक्सप्लोर करती हूँ और थोड़ा सा इस सिंहासन पे बैठ के अपने आप को फील करती हूँ राजा जैसा, और फिर आगे बढ़ जाती हूँ चित्रशाला को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली में ये चित्रशाला भी प्रतिबंधित है यहाँ की कोई भी फ़ोटो लेने के लिए, बट ये इतना खूबसूरत होता है ना कि मैं अपने कैमरे को रोक नहीं पाती हूँ इसके फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए। और फिर मैं वापस से आके एक बार फिर से इस गार्डन को देख लेती हूँ, फिर यहाँ से व्यू पॉइंट को देखती हूँ, थोड़ी सी फ़ोटो और सेल्फ़ी लेने की कोशिश करती हूँ, बट प्रणव हमेशा की तरह मुझे डांट के आगे भगा के ले जाते हैं तारागढ़ फोर्ट की तरफ। और रास्ते में हमें ये दिखाई देता है ये टूटी फूटी सी कुछ इमारतें, जिसको देख के मैं डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर भी ऐसी ही कुछ पुरानी सी संरचना दिखाई देगी। और ये रास्ता तो बहुत ही भयानक होता है, पथरीली होती है और ऐसा लगता है कि ये रास्ता है ही नहीं, हम कहीं रास्ता भटक गए हैं। मैं कई बार वापस जाने की ज़िद करती हूँ, बट प्रणव मुझे मोटिवेट कर कर के ऊपर ले जाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। ये थोड़ी सी अच्छी रास्ता आई और फिर से पतली और सकरी रास्ता मिलती है हमें, और मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि बीच में पूरा सुनसान होता है। चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ क्योंकि बहुत ही खरी चढ़ाई होती है। ये देखिए मेरा हालत, मेरी सांस बहुत फूलने लगी है चलते चलते, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी सांस किस तरह से फूल रही है। आधा घंटा बैठने के बाद मैं फाइनली पहुँच जाती हूँ यहाँ तारागढ़ फोर्ट के गेट पे। और यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जैसे ही मैं गेट से इंटर करती हूँ हम लोगों को ये बस छोटी सी इमारत दिखाई देती है और कुछ दिखाई देता नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं बस ख़त्म, बस इतने के लिए हम लोगों ने इतना ज़्यादा चढ़ाई किया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। फिर हमें ये वापस से एक और दरवाज़ा दिखाई देता है जिसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं। और एक्चुअली ये बहुत ही एडवेंचरस हो गया था क्योंकि ऊपर कोई नहीं था। बहुत सारे लोग नीचे वाले फोर्ट घूम के ही वापस चले जाते थे, और ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ऊपर हम लोग आ गए थे और बंदरों के बीच थे हम लोग। इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वापस से उतना किलोमीटर उतर के जाना था। तो हम लोग डिसाइड करते हैं थोड़ा सा बैठने का। तो हम लोग ऊपर जाके व्यू पॉइंट देखने का और थोड़ा सा बैठने का डिसीजन लेते हैं। और वहाँ बैठने के बाद हमें थोड़ी शांति दिखाई देती है और ये पीछे भीमबुर्ज भी दिखाई देता है और ये वापस से झील दिखाई देता है, जिसको देख के मैं थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ। आप देख सकते हो मेरे एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आके मेरे को टॉप व्यू देखने को मिला और थोड़ा सा लगा कि मेहनत मेरी सफल हुई, आधे घंटे की मशक्क़त की। और वैसे तो मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि मुझे बैठना भी पड़ा बीच में, मेरी सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लग गई थी। और ये आप देख सकते हो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। ये प्रणव है जो मुझे बहुत मोटिवेट किया। हम लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आता है। मुझे एक बाबरी दिखाई देती है जिसको देख के मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, जो होता है जंगलों के बीच और जिसमें थोड़ी सी पानी जमे हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली मुझे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को देखने में इंटरेस्ट आता है, तो मैं उसे देखने के लिए वहाँ चली जाती हूँ। जाने के बाद हमें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है थोड़ी दूर पे और हम थोड़ी दूर और जाने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी दूर चलने पे हमें एक और बाबरी दिखाई देती है और हमें तारागढ़ पैलेस दिखाई देता है, जिसे देख के हम काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो हम फाइनली तारागढ़ पैलेस पहुंच गए। और यहाँ पहुंच के हम इसके प्रवेश द्वार से एंट्री लेते हैं और एंट्री लेते ही हमें ये बरामदा टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो काफ़ी पुरानी स्थिति में है। और हमें दिखाई देता है ये क्यूट सा कुआं जो काफ़ी पुराना है। एक्चुअली ये तारागढ़ पैलेस 14वीं शताब्दी में बनवाया गया है, जिसके कारण ऊपर वाला जो पैलेस है वो काफ़ी पुराना है और नीचे जो हम लोगों ने देखा है वो 17वीं शताब्दी में बनाई गई है, इसलिए वो नई है।
और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ जिसको आपको देख के मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली ये वाला जो आपको सीढ़ी दिख रहा है, एक्चुअली ये जाता है बाबरी तक, और यहाँ पे हम आपको ले चलते हैं एक इन गुंबदों पे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बना हुआ है। ये एक्चुअली इसलिए बना गया है कि उस समय में एसी और कूलर और फ़ैन तो नहीं हुआ करता था, तो गर्मी काटने के लिए यहाँ बाबरी के सामने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिस पे रानी आके बैठती थी और उन्हें ठंडक मिलता था। और हम यहाँ पे वापस से चलते हैं उन सीढ़ी नुमा रास्तों पे जो एक्चुअली में जाती है बाबरी तक। और ये बहुत ही अंधेरा था और मुझे डर लग रहा था, तो मैं अंदर तक नहीं, पर ये जो सीढ़ियाँ है वो नीचे बाबरी तक जाता है। और इन सीढ़ियों का यूज़ उस समय रानियाँ नहाने के लिए करती होगी, क्योंकि उस समय पर्दा सिस्टम था और रानियाँ बाहर नहीं जाती थी, तो इन सुरंग का यूज़ करके वो नहाने के लिए जाती होगी नीचे। और अब हम देखेंगे किचन को, और किचन देखने के बाद हम जाएंगे वापस। तो ये रहा किचन रानियों का, और हम अब चलते हैं वापस नीचे क्योंकि 5 बज चुका है और 5:30 बजे फोर्ट बंद हो जाती है। और हमने एक और जगह कवर नहीं किया है जो है कसार बाग, बूंदी फोर्ट का जर्नी। और थोड़ा एडवेंचरस भी रहा क्योंकि रानी की महल जाने में बहुत ज़्यादा वो एडवेंचर वाला चीज़ था। बहुत सारे बंदर भी घूम रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे डर भी लग रहा था, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। सो गाइस, प्रीति आज 25 साल की हो गई है, तो हमने ये सब जगह कवर किया और इसका बर्थडे स्पेशल मनाने के लिए हम ये सब जगह यहाँ घूमने आए और इसके बर्थडे को यादगार बनाया। थैंक यू। ओवरऑल अच्छा रहा जर्नी, बट ये जो प्रणव प्रिंस है मेरी फ़ोटो लिए हैं बट बहुत सारा फ़ोटो नहीं लिया, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर वापस। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है कसार बाग, उसको भी कवर करेंगे 5:30 बजे से पहले। थोड़ी शिकायतें रह ही जाती है प्रणव प्रिंस से, तो कोई बात नहीं। और समय नहीं होने के कारण हम लोग कसार बाग नहीं जा पाए और हम लोग वापस आ गए। और हमने बर्थडे को सेलिब्रेट किया एक स्पेशल तरीके से, एक स्पेशल फैमिली के साथ जिसमें भी किसी का बर्थडे था और हम दोनों ने साथ मिलकर केक काटे और बहुत मज़ा आया, क्योंकि सचमुच में ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे बन चुका था। थैंक यू प्रणव, एंड थैंक यू टू दिस फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि इस बार मैं अपने फैमिली के साथ नहीं थी इस बर्थडे पे और मैं अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो इस फैमिली ने मुझे अपनी फैमिली की तरह बहुत सारा प्यार दिया और मेरे बर्थडे को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना दिया। थैंक यू। और फिर हम लोग आ जाते हैं खाने पीने यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना पेशेंस से हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और आपको बूंदी फोर्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो मैं और भी जगह को विजिट करके आप लोगों के लिए कवर करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।